ऐसे ही का तमाम ये कम्बोजवाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और उनका असर हमारी आपकी जेब पर किस तरीके से पड़ेगा इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनी 9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर शुभम शंकर। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जरा नजर डाल लेते हैं कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हम आपको बताने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे किस बात के लिए होगी रेस्टोरेंट की जांच। जी हाँ, जिस रेस्टोरेंट पे आप खाना खाने जा रहे हैं अब उनकी जांच होने जा रही है। आपका खाना सुरक्षित है या नहीं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, डिटेल में करेंगे इसकी बातचीत। क्या कम होगी आयकर अधिकारियों की सख्ती, क्या है पूरी खबर, थोड़ी देर में डिटेल के साथ। बढ़ने वाला है आयुष्मान योजना का क्या दायरा, इस पर भी हम करेंगे विस्तारपूर्वक बातचीत। चीन के बिना क्या नहीं होगा गुजारा, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ अपडेट है अब से बस थोड़ी देर में। अमेजन पर सरकार क्यों हो गई है सख्त, ये भी है जो है आपसे हमसे जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट, इस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत। और ब्याज दरों पर आगे क्या यू टर्न है, ब्याज दरों को लेकर के क्या कुछ अपडेट रही है, लगातार हम मनी सेंट्रल में आपको बताते रहे हैं। आज की अपडेट भी आपको विस्तारपूर्वक हम बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे महंगाई की खबर के साथ। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही प्याज की महंगाई फिर से लौट आई है। देश के कई मेट्रो शहरों में प्याज का भाव 50 रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंच गया है। बुधवार को दिल्ली में भाव 52 रुपये प्रति किलो रहा। प्याज के महंगा होने की वजह से खाद्य महंगाई फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रिटेल महंगाई में फिलहाल खाद्य महंगाई ही सबसे बड़ी चुनौती लगातार बनी हुई है। सुमन जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर में वजह क्या है जिसकी वजह से सरकार की तमाम एक साल की कोशिशों के बावजूद फूड इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही है, और क्या फिर से माने कि खाद्य महंगाई जो है बढ़ने वाली है? जी देखिए, खाद्य महंगाई लगातार चिंता का विषय है और ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी खाद्य महंगाई के मोर्चे पर ऐसा लगा हो कि हाँ अब खाद्य महंगाई काबू में है। कोई ना कोई, पहले अनाज था, अनाज के बाद सब्जियां थीं, कोई ना कोई एक हिस्सा, दूध तो लगातार महंगा बना हुआ है, और अब बात आ गई है प्याज पर। प्याज की कीमतें अगर आप देखें तो मेट्रोज़ में कहीं कहीं अब 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। 45 रुपये तो एक एवरेज प्राइस है जो अब तमाम शहरों में भारत के प्याज का माना जा रहा है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि सावन खत्म होने के बाद एकाएक डिमांड निकल के आई। बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडिया में सावन में प्याज का नहीं खाते हैं, तो जैसे ये सावन का महीना खत्म हुआ एकाएक मांग निकली। मांग निकलने से मांग बढ़ी, और दूसरा बारिश की वजह से और तमाम कारणों से जो सप्लाई थी वो बाधित हुई, जिस वजह से डिमांड सप्लाई का मिसमैच हुआ और कीमतें एकदम बढ़ गईं। इसके पीछे अगर आप आंकड़े देखें, प्रोडक्शन के आंकड़े देखें तो वो भी बहुत उत्साहजनक नहीं है। अगर आप देखें तो रबी सीजन, जिसमें करीब 70 से 75% प्याज की जो टोटल फसल होती है उसमें से 70 से 75% तक जो फसल है वो रबी सीजन में होती है, वहाँ भी हमें कमी देखने को मिली थी। और अगर आप खरीफ की बात करें तो यहाँ भी हमें कमी देखने को मिली है पिछले साल की तुलना में। खेती का जहाँ तक की बात करें, खरीफ की अगर आप बात करें तो 1,54,000 हेक्टेयर की कुल खेती हुई है, जो पिछले साल 2,85,000 हेक्टेयर था। जबकि रबी सीजन जहाँ सबसे ज़्यादा होता है वहाँ 7,56,000 हेक्टेयर की खेती हुई है, जो पिछले साल 1.23 मिलियन यानी कि करीब करीब 12 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर में ये खेती हुई थी। तो आप देखिए, एक तो डिमांड बढ़ गई, दूसरा प्रोडक्शन कम है, और तीसरी एक और बड़ी बात, सरकार ने कोशिश की थी एमईपी लगाकर और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कीमतों को काबू करने की, लेकिन वो कोशिशें भी काम नहीं आई। इस बीच हुआ क्या? हुआ ये कि जो सबसे बड़ी मंडी है लासलगांव मंडी महाराष्ट्र की, वहाँ पर रोष और आ गया। जब सरकार ने ये फैसला लिया तो वहाँ पर ये रोष और आ गया, और ये घटना सरकार समझ नहीं पाई, लेकिन हाँ बैकफायर कर गई ये कदम उठाना। इस बीच एक बात जो और निकल के सामने आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र और इसके आसपास जो बारिश हुई है, इसके बाद लोग ये अनुमान लगाए बैठे हैं कि अक्टूबर नवंबर में शायद बारिश और हो सकती है, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने पास स्टॉक होल्ड करके रखा है, क्योंकि उन्हें पता है बारिश तेज हुई तो सप्लाई बाधित होगी और उसके बाद कीमतें हमें और बेहतर मिल सकती हैं। इस
संभावना के मद्देनजर लोगों ने स्टॉक कर रखा है, जिसकी वजह से प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, अगर स्टॉक लंबे समय तक रखा और प्याज की कीमतें और ज़्यादा बढ़ी तो हो सकता है सरकार स्टॉक लिमिट या स्टॉक को कैसे रिलीज किया जाए, इस पर भी कोई ना कोई फैसला, कोई कदम उठा सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ प्याज का नहीं है, इस समय टमाटर हो, लहसुन हो, अदरक हो, धनिया हो, सबकी कीमतें जो है वो थोड़ी सी बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो थाली जो है वो सस्ती होने का नाम नहीं ले रही है। चलिए, थाली की बात हुई है तो जरा आगे बढ़ते हैं और देश में हल्दी खाने को लेकर के क्या कुछ हो रहा है इस पर भी बात कर लेते हैं। देश में हल्दी खाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जिनके मेन्यू कार्ड पर खाने की जानकारी के साथ खाने के न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं दी होगी। रेस्टोरेंट को बताना होगा कि किस खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन और कितनी शुगर है। इसको लेकर पहले ही नियम लागू किया जा चुका है, लेकिन अब भी कई रेस्टोरेंट ने नियम के तहत अपने मेन्यू कार्ड को नहीं बदला है। ऐसे रेस्टोरेंट के खिलाफ FSSAI की कार्रवाई हो सकती है। अब इस कार्रवाई का क्या कुछ मकसद है, एक तो ये जानना चाहेंगे। दूसरा जो है, कुछ रेस्टोरेंट नहीं, मुझे तो लगता है ज़्यादातर रेस्टोरेंट में अगर हम जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कितना है, शुगर है कितनी है, इसके बारे में तो जानकारी अभी तक ज़्यादातर रेस्टोरेंट में नहीं मिलती है। देखिए, जुलाई 2022 में ये नियम आया था, ये नियम कागज पर लिख गया था जुलाई 2022 में, और हम 2024 की अगस्त में बैठे हैं और अभी तक ये नियम ज़मीन पर नहीं उतरा। आपने अपने निजी अनुभव से ये बताया कि आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अभी तक आपको मेन्यू पर या किसी डिश के पैकिंग के ऊपर ये लिखा नहीं मिलता है। नियम ये कहता है कि रेस्टोरेंट को बड़े बड़े फॉन्ट में शुगर कितनी है, सॉल्ट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ये बोल्ड लेटर में फॉन्ट साइज के साथ लिखना पड़ेगा। इंडस्ट्री ने क्या कहा? इंडस्ट्री ने कहा कि अगर हम मेन्यू पर या स्टिकर पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो सीधी सी बात है, ये इंफॉर्मेशन बहुत क्लटर्ड हो जाएगी, पढ़ने में नहीं आएगी। एक और नियम जो है वो ये कहता है कि ऐसे रेस्टोरेंट जिनकी 10 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, जिनकी चेन है, वो उनको तो अपने मेन्यू पर भी, मेन्यू में जब वो आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, छोले भटूरे, तो उसके आगे आपको लिखना होगा कि इसमें कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना सॉल्ट है, कितनी शुगर है। सरकार की कोशिश ये है कि आप जो भी खाएं, जो भी चीज़ का उपभोग करें, आप बहुत सजग होकर करें कि हाँ आप इतनी कैलोरी ले रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है, इस पर जागरूकता बढ़ेगी तो लोग हो सकता है कि इसके प्रति थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं। ये भी एक डर है इंडस्ट्री को कि इससे डिमांड पर भी कहीं ना कहीं कोई असर पड़ सकता है, और शायद इसीलिए इंडस्ट्री विरोध करी। लेकिन अगर सरकार ने ऐसा किया है, कोई नियम बनाया है तो सोच समझ के बनाया है, तो फिर उसको लागू भी होना चाहिए। तो सख्ती होगी इसको लेकर के क्या? बिल्कुल सख्ती हो सकती है। अभी तक कोई सख्ती नहीं की गई है, अभी तक तो सरकार ने ये कहा है ऐसा करना होगा, करना होगा, करना होगा। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में कोई डेडलाइन तय की जा सकती है। वो डेडलाइन जो मैच नहीं करेगा, उसके आगे जो निकलेगा, तो आप फिर पेनल्टी जैसे प्रावधान भी आते दिखा सकते हैं। चलिए, इस बीच बात कर लेते हैं निर्मला सीतारमण जी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वे टैक्स पेयर को बेवजह परेशान ना करें और ना ही उनके साथ किसी तरह का असंगत व्यवहार करें। वित्त मंत्री ने यह भी कहा किसी टैक्स पेयर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अंतिम विकल्प होना चाहिए। आयकर विभाग के अधिकारियों को टैक्स नोटिस में सरल और आसान भाषा इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है ताकि टैक्स पेयर को नोटिस में कही बात आसानी से समझ में आ सके। सर, क्या संदेश देना चाह रही हैं वित्त मंत्री की? वो मतलब क्या जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके साथ खड़ी है सरकार? देखिए, वित्त मंत्री ने बुधवार को एक कार्यक्रम में ये बात बिल्कुल कही, और ये बात बहुत मुझे लगता है कि समझने वाली है। आम फहम में अगर आप देखिए तो टैक्स का नोटिस आना, किसी को टैक्स का नोटिस आया है, यही बात इस तरह ली जाती है जैसे उसके नाम FIR हो गई है। ये समझने की जरूरत है कि नोटिस का मतलब कभी भी आप ये ना समझें कि आपने कुछ गड़बड़ ही किया है। ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट, जैसे आपने मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, आपने कोई डॉक्यूमेंट, कोई जानकारी अगर फाइल की है, अगर वो जानकारी मिसमैच है, हो सकता है कोई मानवीय भूल की वजह से मिसमैच हो, या हो सकता है आप भूल गए हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये अधिकार बनता है कि वो ये पूछे कि आपने ये जानकारी मिसमैच दी, क्या कोई भूल हो गई, क्या किसी वजह से, क्या आप और बताना चाहते थे, बता नहीं पाए। वित्त मंत्री की पूरी कोशिश ये है कि आप ऐसा ना हो कि नोटिस आया, नोटिस का जवाब नहीं आया, सीधे पेनल्टी लगा दें या सीधे किसी आप ऐसे उस पर चले जाएं कि आप पर कार्रवाई होगी। तो वित्त मंत्री का कहना है कि जो भी भाषा हो, नोटिस भी जाए तो उसमें भाषा जो हो वो इस तरीके की हो कि आप जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। देखिए, कानून डराने से ज़्यादा कानून पालन इसलिए किए जाए कि आदमी अगर कोई अनैतिक काम कर रहा है तो उसे रोका जाए, या अनैतिक काम करने की सोच रहा है तो उसको रोका जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि नोटिस आना ही अपने आप में एक बड़ा जुर्म जैसा मान लिया था, यार उनको तो इनकम टैक्स का नोटिस आया है।
उनको तो ईडी का नोटिस आया। तो मेरा मानना यह है कि टैक्स डिपार्टमेंट को यह सलाह वित्त मंत्री की इसलिए है कि वो टैक्स पेयर्स के तरफ से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जो आपकी भाषा हो वो मन में डर बैठाने वाली ना हो। आपकी भाषा लोगों को समझने वाली, समझाने वाली हो और उनको ये समझ में आए, उनको इतने विकल्प दिए जाएं, उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार दिया जाए और जो सजा देना है, जो पेनल्टी है, वो बिल्कुल अंतिम विकल्प होना चाहिए, ताकि मतलब पहले ही दिन से आदमी को गिल्टी फील ना मान करने लगे लोग, और आसपास की जो सामाजिक जो दायरा होता है उसमें सबसे पहले गुनाहगार मान लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत में योजना में बड़ा बदलाव कर सकती है और इसका दायरा भी बढ़ा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इस योजना का कायाकल्प करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत इस योजना के तहत हेल्थ कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। फिलहाल इस योजना के दायरे में देश की करीब 55 करोड़ आबादी आती है। इसे अब बढ़ा करके 100 करोड़ किए जाने का अनुमान है। साथ ही में योजना के दायरे में अतिरिक्त निजी अस्पतालों को भी अब शामिल किया जा सकता है। क्या वाकई में सरकार ये सब कदम उठाएगी और कितना मतलब बजट किस तरीके से निकलेगा? देखिए, सवाल है। हाँ, बजट में सरकार ने ये बात कही, वित्त मंत्री ने ये कहा कि उनका जो लक्ष्य है वो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ बेड्स को बढ़ाना है, इसके दायरे को बढ़ाना है, हर उस व्यक्ति को जो 70 साल से आयु की अधिक का है उसको आयुष्मान के दायरे में लाना है और साथ ही साथ कुछ खास परिस्थितियों में न केवल इसके सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर देना है, कुछ खास परिस्थितियों में, कुछ खास बीमारियों में महिलाओं को इसकी की जो लिमिट है वो बढ़ाकर 15 लाख तक करने का प्रावधान है। ये बात बिल्कुल सही है। ये होम जो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये तीसरे टर्म जो एनडीए सरकार का शुरू हुआ, इसकी सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजनाओं में अगर कोई योजना है तो इसको रखकर देखा जा रहा है। अभी ये करीब 5 लाख रुपए का फैमिली को, पूरे फैमिली को इंश्योरेंस का कवर देती है। इसको बढ़ाकर करीब 10 लाख करने की बात कही जा रही है। अभी इसमें बॉटम के 40% परिवार आते हैं जो कंट्री का टोटल पॉपुलेशन है। इसको बढ़ाकर ये कहा गया है कि करीब हम 70 करोड़ तक, 80 करोड़ तक और 100 करोड़ तक पहुंचने का। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें, 100 करोड़ लोग हैं, अगर 4 साढ़े 4 लोगों का भी आप एक परिवार मान लें तो करीब 25 करोड़ परिवार आप इसमें मान सकते हैं। 22 करोड़ 25 करोड़ परिवार इसमें शामिल होंगे। अभी करीब 12.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो इस योजना में शामिल हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 30 जून तक अभी करीब 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन हुए हैं, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपए इस स्कीम से गए हैं। तो स्कीम से खर्चा हो रहा है, तो ये पता चल रहा है कि ये स्कीम, लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग इस स्कीम को आ रहे हैं और इस स्कीम की इस सफलता से, आप आंशिक सफलता कहें या आप आधी सफलता कहें, लेकिन हाँ, इसमें फ्रॉड भी सामने आए थे, लेकिन उस फ्रॉड के अलावा कुछ लोगों को इलाज भी मिला था। हमने देखा था, हमने इसी प्रोग्राम में इस बड़ी स्टोरी कवर की थी कि आयुष्मान का फ़ायदा उठा के कैसे कैसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत पर्चे उठवा रहे हैं, कई जगह तो ऐसे इलाज कर दिए गए, मतलब पुरुषों के ऐसे ऑपरेशन कर दिखा दिए गए जो महिलाओं को बीमारी होती है। तो इस तरीके की बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आई थी। एआई लगा है, पूरा एक डिपार्टमेंट लगा है इसके साथ। तो अब सरकार इसके आगे बढ़े, जब इसमें और ज़्यादा लोगों को ला रही है तो निश्चित सी बात है कि और ज़्यादा चौकन्ना होने की आवश्यकता है। चौकन्ना होगी सरकार, दायरा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए सरकार की इस दिशा में सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बीच वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश के कॉर्पोरेट सेक्टर में रोजगार की ग्रोथ में कमी आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक FY24 में रोजगार की ग्रोथ सिर्फ 1.5% रही है, जो कि FY23 में 5.7% हुआ करती थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1196 कंपनियों की बैलेंस शीट के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कहा गया कि FY24 के दौरान 1196 कंपनियों में से 700 कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, जबकि 375 कंपनियों में संख्या घटी है। वहीं 121 कंपनियां ऐसी रहीं जिनमें कर्मचारियों की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट नौकरियां लगातार घट रही हैं, हम लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। क्या वजह इसको मान रहे हैं आप इसकी? जी देखिए, आप इन कंपनियों के कॉर्पोरेट के नतीजों में इस बार हमें क्या दिखा? इस बार के कॉर्पोरेट के नतीजों में ये दिखा कि रेवेन्यू तो घटा है, मुनाफे बढ़े हैं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि सीधी सी बात है कि या तो आपने अपने प्राइस बढ़ाया होगा प्रोडक्ट का, या आपने खर्चे घटाए होंगे, तभी प्रॉफिट बढ़ा होगा। एम्प्लॉयज़ का काउंट घटना, नई हायरिंग ना होना, यानी कि खर्चे पर अंकुश का एक संकेत है।
इसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़े। रेवेन्यू ना बढ़ना चिंता की बात है, क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं होना ये दिखाता है कि कंपनियों के रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे हैं। डिमांड ही ये दिखाता है कि अगर डिमांड होता तो नया कैपेक्स आता, नए प्लांट लगते, नई चीज़ें आती, तब नई नौकरियां भी दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह यही है कि कंपनियों को, क्योंकि आगे बहुत डिमांड नहीं दिख रही है, बहुत आशान्वित नहीं है वो मांग को लेकर कंपनियां, इस वजह से ये हेडकाउंट में कमी आई है। जो हायरिंग हुई है वो कहाँ हुई है? सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो बीएफएसआई इंडस्ट्री जो है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है, करीब करीब आप अगर देखें तो 22% का 25% आईटी में और 22% की जो हायरिंग है टोटल में, अगर आप देखें तो आधी से ज़्यादा नौकरियां इन दो सेक्टर्स में आई हैं। इसके अलावा जो अन्य सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग आप खास तौर पर देखिए, आप बाकी सेक्टर जो टेक्सटाइल हैं, जो ज़्यादा नौकरियां देने वाले सेक्टर्स हैं, वहाँ पर ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं आई है। ये भी दिखाता है कि इन्फ्लेशन से प्रभावित होने वाले जो सेक्टर्स हैं सीधे, या जो कंपनियां ऐसी हैं जो डायरेक्ट इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, उनमें नौकरियों की कटौती ज़्यादा दिखी है। आईटी और बैंक में क्योंकि चीज़ें बेहतर चल रही हैं, शेयर बाजार अच्छा चल रहा है, म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ रहा है, तो यहाँ तो नौकरियाँ बनी हुई हैं। लेकिन वो सेक्टर जो डायरेक्ट इकोनॉमी से जुड़े हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो टेक्सटाइल जैसा हो, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसा हो, लेदर जैसा हो, जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है, लेकिन यही इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा हिट भी होने वाले सेक्टर्स हैं। अगर आप इन्फ्लेशन से हिट हो रहे हैं तो आप अपने खर्चे घटाएंगे तो क्या नहीं करेंगे? नया जूता नहीं खरीदेंगे, नया बैग नहीं खरीदेंगे, घर में पेंट नहीं कराएंगे, नई कार नहीं खरीदेंगे, नई बाइक नहीं खरीदेंगे। तो ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर, और अगर आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो ये पूरी 360 पिक्चर आपको ऐसी बनती दिखाई देगी। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर बनाए रखने के लिए ओपेक प्लस देशों की तरफ से सप्लाई में जो कटौती की जा रही है, उसको नए सिरे से बढ़ा पाना उनके लिए अब मुश्किल साबित हो रहा है। ऑयल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुख्य अर्थशास्त्री स्पेंसर डल के मुताबिक ओपेक प्लस की तरफ से सप्लाई में जो कटौती की जा रही है, उसकी भरपाई अमेरिका और ब्राज़ील जैसे गैर ओपेक देश कर रहे हैं। ऐसे में ओपेक प्लस देशों के हाथ से कच्चे तेल का बाजार अब धीरे धीरे निकलता दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में ओपेक के हाथ से अब तेल बाजार खिसकता दिखाई दे रहा है? देखिए, कहना जल्दबाजी होगी। अभी भी अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया और रशिया ही इस ऑयल के मार्केट को पूरी तरीके से लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि ओपेक के पास मतलब ये दिशा नहीं रह जाएगी बाजार को देने की। लेकिन हाँ, जो कटौती उन्होंने की है, जिसके सुधरने की उम्मीद है कि अक्टूबर के बाद से जो उन्होंने अपना कटौती घटाई थी उसको वापस ला सकते। वापस लाना शायद उतना आसान नहीं होगा। उसके 2-3 बड़ी वजह हैं, ये हमें समझना होगा। जब ओपेक देश ये कटौती कर रहे थे उसके बाद भी कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। हमने देखा $80 एक ऐसा लेवल था, अगर आप देखेंगे तो नीचे 70, 77, 78 ब्याज, और ऊपर अगर आप देखें तो $90 के बीच में। तो 70 से 90 का अगर आप दायरा देखें तो $80 एक ऐसा प्राइस आएगा जिसके बाद ओपेक ने लगातार कट किए। इसके बाद एशिया के लिए कीमतें बढ़ाई गई, इसके बाद सब कुछ हो गया। लेकिन कुल मिलाकर कीमतों में बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखी। $100 दोबारा हमें नहीं दिखा। तमाम कयास थे कि अब कीमतें और बढ़ेंगी, लेकिन नहीं बढ़ी। तो देखना ये होगा कि जब ओपेक कटौती कर रहा था उसके बाद भी तेल बाजार में आ रहा था, डिमांड को मैच कर रहा था। अब अगर ओपेक भी इसी बाजार में तेल डालने लगेगा तो वो तो सप्लाई को बढ़ा देगा, तो फिर वो कीमतों का, डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है उससे तो कीमतें और टूट जाएंगी। तो जो पूरी कोशिश थी अगर ओपेक देशों की ये कि अगर हम कट कर प्राइस को स्टेबल रखेंगे, प्राइस को ऊपरी स्तर पर रखेंगे, तो वो पूरी कोशिश तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। तो इसीलिए ये बयान आया है जिसमें ये कहा गया कि ओपेक को अब दोबारा से अपना प्रोडक्शन रिवैम्प करने के लिए, पुरानी स्थिति में आने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। चलिए तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा पर तनाव में कमी आने के साथ देश में चीन से आने वाले निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिलना अब शुरू हो गया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अंतर मंत्रालय पैनल ने हाल में 5 से 6 ऐसे निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और उनमें से कुछ प्रस्ताव सीधे चीन की कंपनियों से आए हैं, जबकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका चीन के साथ कोई ना कोई संबंध बना हुआ है। तो ये मान के चलें कि चीन के बिना गुजारा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जिसको देखकर तो यही लगता है कि चीन बिना चैन नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो 5 से 6 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल क्लियर किए गए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रपोजल क्लियर हुए हैं, और ताइवान, हांगकांग और चाइना की ही कंपनियां हैं जिनमें ये किए गए हैं। किस दबाव में किए गए ये समझना ज़रूरी है। इंडस्ट्री ने ये कहा, इंडस्ट्री ने सरकार के सामने ये प्रेजेंटेशन दिया, ये बात कही कि देखिए अगर आप
2020 में हुए तनाव की वजह से चाइना के इन्वेस्टमेंट को रोकेंगे तो सिंपल सी बात है, आपके देश में करीब करीब 1 लाख नौकरियों का और $15 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन लॉस हुआ है। ये आंकड़ा सरकार को टक से लगा कि 1 लाख नौकरियां और $15 बिलियन के प्रोडक्शन का लॉस अगर हमको चाइना को रोकने में हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि देर सवेर आपको कुछ करना होगा। शायद इसीलिए सरकार ने कुछ मेजर्स तो लिए, कुछ नियम शर्तें लागू तो लगाई, कुछ रोक तो लगाई, लेकिन प्रपोजल फाइनली आपको पार करने पड़ेंगे। जो शर्तें नियम लगाए वो क्या लगाए, तो उसमें वो नियम पुराने हैं कि अगर कोई चाइना की कंपनी जेवी बनाती है भारत की किसी कंपनी के साथ या बाहर की कंपनी के साथ तो उसमें माइनॉरिटी स्टेक रखेगी। ये भी कहा कि जो चाइना के अधिकारी हैं वो किसी की पोजीशन पर नहीं रहेंगे, CEO MD जैसी किसी की पोजीशन पर चाइना के अधिकारी नहीं रहेंगे, ये बात भी कही गई। ये भी कहा गया कि चाइना से आने वाले इन्वेस्टमेंट की स्क्रूटनी होगी। लेकिन हाँ, आपने भले कोई भी नियम शर्तें लगाई हों, फाइनली आपने ये माना कि हाँ, चीन का निवेश अब हमारे लिए मना ही नहीं है, हम चीन का निवेश भी भारत में लेकर आएंगे। जिन कंपनियों को मंजूरी दी गई है उसमें चीन की एक बड़ी कंपनी है, एक प्रोमिनेंट नेम है जिसका नाम है लक्शेयर, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर है, इसको दिया गया है। ये एप्पल के फ़ोन भी बनाती है, इनका जॉइंट वेंचर है माइक्रोमैक्स के साथ और हुआक्विन टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अलावा कुछ और प्रपोजल हैं जो हांगकांग में है जिनका इन्वेस्टमेंट, उनको भी ये मंजूरी दी गई है। लेकिन हाँ, जो कोर बात थी वो ये थी कि इंडस्ट्री ने डेटा रखा, सरकार को ये समझ में आया कि इससे लॉस हो रहा है, जॉब के मोर्चे पर सरकार दिक्कत फेस कर ही रही है, तो कुछ नियम कायदे कानून शर्तें तो लगाई गई, लेकिन हाँ, देर सवेर ये मान लिया गया कि हाँ, चीन के बिना चैन नहीं है। सरकार इस मामले में आपको कहना पड़ेगा एक कदम पीछे हट गई है। चलिए, इस बीच अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की सितंबर में होने वाली बैठक के दौरान ब्याज दर कटौती की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। फेडरल रिजर्व की तरफ से बुधवार रात को जुलाई में हुई इस बैठक के मिनट्स जारी किए गए। मिनट्स से पता चला कि जुलाई की बैठक में फेडरल रिजर्व के अधिकतर सदस्यों ने सितंबर में ब्याज दर घटाने की वकालत की है। फेडरल रिजर्व की अगली बैठक 17 से 18 सितंबर को होगी और सितंबर की बैठक में अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दर घटाता है तो रिजर्व बैंक पर भी अक्टूबर में रेपो रेट घटाने का दबाव बना रहेगा। तो मान के चलें क्या कि अब सितंबर में रेट कट होना अनिवार्य है, हो गया है एक तरीके से यूएस के अंदर। देखिए, 2 आंकड़ों को आप रखिए जो सबसे बड़े टेबल पर होंगे फेड चेयरमैन के या फेड के मेंबर्स के। पहला महंगाई का, जहां स्टेबिलिटी आती दिख रही है, अगर आगे के आंकड़े ऐसे दिखे कि हाँ, इन्फ्लेशन अब जो 2% का टारगेट है उसके आसपास रहेगी। और दूसरा आंकड़ा जॉब का, अगर जॉब मार्केट कूल ऑफ रहता है तो निश्चित सी बात है ये दोनों आंकड़े अगर ऐसे ही बने रहते हैं तो सितंबर में आप एक रेट कट देख सकते हैं। FOMC के मेंबर्स लगातार ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, अब रेट कट का सबसे सही समय है। तो सितंबर नहीं, उसकी अगली मीटिंग में, लेकिन हाँ, हो सकता है सितंबर भी हो कि जब हम यहाँ से यू टर्न लें और जो ऊंची ब्याज दर का साइकिल है, जो महंगे कर्ज का साइकिल है, वहाँ से अब थोड़ी सी राहत मिले। जी, इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर निशाना साधते हुए देश में ई-कॉमर्स कारोबार को ही में हो रही तेज ग्रोथ पर चिंता जताई। पीयूष गोयल ने कहा कि ई-कॉमर्स कारोबार की ग्रोथ प्रेडेटरी प्राइसिंग को बढ़ावा देती है, जिससे देश के करीब 10 करोड़ छोटे रिटेलर्स पर खराब असर पड़ता है। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेजन को हुआ 6,000 करोड़ रुपए का घाटा बताता है कि वो प्रेडेटरी प्राइसिंग गतिविधियों में शामिल है। प्रेडेटरी प्राइसिंग में जानबूझ करके सामान को कम कीमत पर बेचा जाता है ताकि मार्केट में कंपटीशन खत्म किया जा सके। इतनी सख्त टिप्पणी अमेजन पर करने की क्या खास वजह रही? काफ़ी नाराज़ नज़र आए पीयूष गोयल जी, और उन्होंने कहा कि भाई ई-कॉमर्स को उन्होंने कई तरह से घेरा। मतलब ऐसा लगा कि कई रास्तों से आके बार बार वो ई-कॉमर्स पर प्रहार कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि ये यहाँ से मैं ये देखता हूँ अगले 10 साल में 50% से ज़्यादा मार्केट ई-कॉमर्स पर शिफ्ट हो जाएगा। उनका कहना ये था कि इससे छोटे रिटेलर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है। उनका ये कहना था कि लोग इससे सोशल कम हो रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, पूरे दिन OTT देख रहे हैं, बाहर से मंगा के खाना खा रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन खरीद ले रहे हैं। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि जो बड़े मार्जिन्स के प्रोडक्ट थे जिनसे छोटे रिटेलर चलते थे, पूरी इकॉनमी चलती थी, लोकल इकॉनमी चलती थी, उसको बड़ा नुकसान हुआ है। अब अगर बड़े मार्जिन की चीज़ पर वो जानबूझकर सस्ता करके ऑनलाइन बेचने लगेंगे तो निश्चित सी बात है कि छोटे रिटेलर्स को इसका
इसका नुकसान होगा। उन्होंने इस बात की वकालत की कि लोगों को अभी भी बाहर निकलना चाहिए, छोटे बाज़ारों में जाना चाहिए, बाज़ारों में जाकर सामान को खरीदना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा मुझे नज़र आती है, वो सरकार के भीतर थोड़ा सा अंतर विरोध दिखता है। एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें लोगों को डिजिटल पेमेंट कराने हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दीजिए। दूसरी तरफ आप ऐसा कैसे कहेंगे या ऐसा कैसे करेंगे कि आप अगर आपके देश में कोई निवेश आ रहा है अमेज़ॉन से या कहीं से, तो आप ये कहें कि ये निवेश क्यों आ रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है कि घाटे के बाद भी भारत में अगर कोई निवेश कर रहा है तो इसका मतलब कि वो बाजार पर कब्जा करना चाहता है, उसको बड़ी मांग दिख रही है। तो ये जो अंतर विरोध है, इससे सरकार को कहीं ना कहीं निपटना होगा और इस पर एक स्पष्ट रणनीति बनानी होगी कि आप चाहते क्या हैं। ई कॉमर्स बढ़े, एक तरफ तो सरकार खुद ओएनडीसी लेकर आ रही है। अब आप सोचिए कितना बड़ा अजीब है कि एक तरफ सरकार खुद ओएनडीसी जैसा प्लेटफॉर्म ला रही है और दूसरी तरफ सरकार के ही एक मंत्री ये कह रहे हैं कि ई कॉमर्स कंपनियां पर कोई बहुत गर्व से सीना चौड़ा करने वाली बात नहीं है। आप ये देखिए इसका नुकसान भी है। तो बीच का रास्ता क्या है, इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। चलिए अब जरा कुछ फटाफट खबरें हैं, उन पर नजर डालते हैं झटपट में। कार डीलर्स के पास गाड़ियों की ज़्यादा इन्वेंट्री को देखते हुए देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की तरफ से गाड़ियों के उत्पादन को धीमा किया जा रहा है। मारुति सुजुकी की पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने अगस्त की शुरुआत में एनालिस्ट के साथ हुई कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। ऑटो डीलर की तरफ से पहले ही बढ़ती इन्वेंट्री को लेकर के आगाह किया जा चुका है। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने कहा है कि वो अपना टिकटिंग कारोबार फूड एग्रीगेटर जोमेटो को बेचने जा रही है। इसके लिए पेटीएम ने जोमेटो के साथ करार किया है। ये डील 2080 करोड़ रुपए में होने जा रही है और डील को दोनों कंपनियों के बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। डील के तहत पेटीएम के टिकटिंग कारोबार के लिए 280 कर्मचारियों भी जो है जोमेटो में अब शिफ्ट किए जाएंगे। इसके अलावा अजीम प्रेमजी और मणिपाल ग्रुप का फैमिली ऑफिस एविएशन सेक्टर में निवेश करने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ग्रुप आकाशा एयर में करीब 12.5 करोड़ डॉलर का निवेश कर सकते हैं। ये डील आकाशा एयर की 35 करोड़ की वैल्यूएशन पर हो सकती है, जो कि झुंझुनवाला फैमिली की तरफ से किए गए शुरुआती निवेश से करीब 10 गुना ज़्यादा है। भारतीय एविएशन बाजार में आकाशा एयरलाइन की फिलहाल 4.7% हिस्सेदारी है। सोनू जी, कुछ खास महत्वपूर्ण खबरें फटाफट में और आपकी टिप्पणी किसी पर? ये खबर मुझे मतलब काफ़ी चिंता करने वाली है, काफ़ी ख़राब खबर है। जो मारुति को अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करना पड़ रहा है, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन को घटाना पड़ रहा है। आप सोचिए ऐसे समय में जब त्योहारी सीजन के हम बिल्कुल एकदम चौखट पर खड़े हैं, तब देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ये कह रही है कि इन्वेंट्री को कम किया जा सके, इसके लिए हम प्रोडक्शन को शिफ्ट कर रहे हैं। आप सोचिए ये कितनी खराब खबर, इससे खराब खबर क्या हो सकती है। त्योहार से ठीक पहले अगर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ये कह रही है कि हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कंपनी अपने हर मॉडल पर डिस्काउंट दे रही है, तीसरी तरफ कंपनियां नए मॉडल लॉन्च करने को खड़ी हैं। तो कार के बाजार में इतना ज़्यादा उठापटक है। एक तरफ नई कारें आने को तैयार हैं, एक्सीलेटर पे पैर उनके हूँ करके चल रहे हैं, दूसरी तरफ डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तीसरी तरफ इन्वेंट्री कम नहीं हो रही, चौथी तरफ कार कंपनियां अपना प्रोडक्शन घटा रही हैं। ये त्यौहार से पहले तो कम से कम खुशनुमा माहौल नहीं है कार कंपनियों के लिए। बिल्कुल। और फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का वक्त हो चुका है। सोम जी, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब मनी सेंटर को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये